3, 2, 1 गो। तो स्कूल टाइम की बात है, अगर मुझे कल स्कूल जाना होता था और आज रात को मैंने कपड़े धोए हैं, तो भाई सुबह उठ के देखो कपड़े सूखते नहीं थे सर्दियों में। अब इस टाइम पे क्या करते थे हम, फटाफट कूलर चलाया या पंखा चलाया, उसके आगे कपड़े टांग दिए या चिमटी से लगा दिए, क्लिप से चिपका दिए, और फिर मैं वेट करता था कि कब ये कपड़ा सूखेगा, कब मैं इसको पहनूंगा, वरना गीले पहन के जाना पड़ता था। तो भाई वो पानी कुछ देर बाद जो उस कपड़ों में है, यानी वो जो गीला कपड़ा होता है, वो कुछ देर बाद सूख जाता था, थोड़ा सा ही सही मगर सूख जाता था। अब एक्चुअली में वो पानी कहाँ जाता है और पंखे के आगे गीला कपड़ा रखने से वो सूख कैसे जाता है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे टॉपिक में, जो है इवेपोरेशन। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज इवेपोरेशन, उसके बाद सरफेस फिनोमेना क्यों कहते हैं इसे हम, एंड देन फैक्टर्स क्या क्या होते हैं इसको अफेक्ट करने वाले, फिर कूलिंग कैसे करता है ये भाई साहब, और एग्जाम्पल्स कुछ, एग्जाम्पल्स की स्पेलिंग गलत लिखी, एग्जाम्पल्स कुछ क्या क्या हो सकते हैं कूलिंग के। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करेंगे हम इवेपोरेशन का टॉपिक। तो सबसे पहले इवेपोरेशन होता क्या है। बचपन में कई बार होता है, आज भी कई बार देखा आपने, गीले कपड़े आप जाओगे छत में सुखाओगे, धूप अच्छी होगी, हवा चल रही होगी, तो ये जैकी, रीबॉक और नाइकी की जुराबें सूख जाती हैं आराम से। ठीक है, एक्चुअली में जो इनके अंदर पानी होता है, जब आपने कपड़े धोए तो इन कपड़ों में कुछ पानी एब्जॉर्ब हुआ, और वो पानी जब धूप आई या उस पर हीट पड़ी, वो पानी वेपर्स बन के उड़ जाता है। और कुछ देर बाद जब मम्मी तुम्हें डांटती है कि हाँ भाई चिंटू छत से कपड़े लेके आओ, तुम जब लाते हो वो कपड़े हल्के भी हो जाते हैं और सूख भी जाते हैं। गीले कपड़े बड़े भारी होते हैं, क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें पानी का भी वेट या मास होता है कपड़ों के साथ, इसलिए गीले कपड़े भारी होते हैं। अब जब हम उन्हें ऊपर छत में सुखाते हैं, तो भाई सुखाने के बाद उनमें से जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, यानी वो वेपर बन के उड़ जाता है। अब इसका फिनोमेना क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये देखो। बेसिकली भाई धूप पड़ी, ये वेपर बन के पानी उड़ गया। जब पहले वो लिक्विड फेज में इस कपड़े में, इस रिबॉक की बनियान में या रिबॉक की टी शर्ट में वो एब्जॉर्ब हो रखा था, अब वो वेपर बन के उड़ चुका है हवा में, एनवायरनमेंट में। इसी तरह से अगर तुमने कभी देखा हो कि भाई गरम तवा, अगर तुम उसमें पानी रखोगे, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने तवे में पानी, मैं पानी का लेवल यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेट्स से ये मैंने इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये मेरा पानी भरा हुआ है। हम काफ़ी देर तक इसे अगर हीट करते रहें तो भाई ये पानी वेपोराइज हो जाता है और कुछ टाइम बाद केवल तवा बच जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले व्हाट इज इवेपोरेशन। बेटा इवेपोरेशन की डेफिनेशन देखो क्या होती है। कभी भी आपका जो लिक्विड है, या लिक्विड कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लिक्विड में केवल वाटर नहीं आता है। कभी भी आपका कोई लिक्विड अगर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट का मतलब देखो जरा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें पता है कि भाई जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइल होता है, बट वाटर जो बॉईल होना शुरू होता है या वेपर बनना शुरू होता है, देखो ध्यान से सुनो, वाटर बॉईल होना शुरू होता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे, मगर वाटर लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना ये 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत पहले शुरू हो जाता है ऑलरेडी। तुमने कई बार देखा होगा भाई, गैस हल्की सी ऑन करी चाय बनाने के लिए, थोड़ी सी गैस हुई, थोड़ा सा पैन गर्म हुआ और तभी वेपर्स बननी शुरू हो जाती हैं। थर्मोमीटर डाल के देखना कभी उस पैन में, तो 100 डिग्री पहुंचने से पहले ही जो वाटर होता है वो वेपर्स बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इवेपोरेशन क्या होता है भाई, इवेपोरेशन कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स at a particular temperature below its boiling point। बेटा बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वेपर्स बनना शुरू हो गया वो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं भाई इवेपोरेशन, जो हमारा लिक्विड से वेपर बनता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी 70 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री पे ही पानी जो है इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। बॉयल नहीं, इवेपोरेट होना शुरू होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए तुमने देखा होगा भाई, कभी अगर तुमने कटोरी में कहीं पानी छोड़ दिया और गर्मियों का मौसम है, अगर समर्स चल रही हैं, तो पानी अपने आप गायब हो जाता है। ऑल्दो रूम का टेम्परेचर 100 नहीं है, बट इवेपोरेशन शुरू हो चुका है 100 से बहुत नीचे टेम्परेचर पे। ठीक है, ये क्लियर करने के बाद अब बढ़ते हैं जरा आगे वाले पे। भाई व्हाट इज इवेपोरेशन तो समझ आ गया,
इवेपोरेशन क्या होता है? जो बॉइलिंग पॉइंट से पहले हो जाता है शुरू, लिक्विड वेपर बन के उड़ गया। अब आते हैं सरफेस फिनोमेना। अच्छा, सरफेस फिनोमेना क्यों लिखा है भाई यहाँ पे? तो देखो, सरफेस फिनोमेना मैंने इसलिए लिखा है, अब जरा यहां पर देखो, इसमें बेटा इस एग्जाम्पल में जहां हम पानी गर्म कर रहे थे, ठीक है, जहां पानी गर्म कर रहे थे, ये मैंने लिया पानी, ठीक है, ये मान लो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके सरफेस पर हैं, ठीक है, और ये है इससे नीचे, ये इससे नीचे है, और यहां जल रही है आग, ये तुम्हारा बर्नर है, ये जो भी गैस स्टोव है, यहां आग जल रही है। अब ध्यान से देखो जरा, ये आपकी जो सरफेस पे है ना, मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के सरफेस पे, या पार्टिकल्स कह लो, आपके जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, आपने जब यहां से हीट देनी शुरू करी ना, नीचे से ये बर्नर हो गया आपका, इसकी बहुत जलती है बर्नर की, बहुत जलता है बर्नर, ठीक है। तो कभी भी अगर हीट जो है नीचे से ऊपर जाएगी, क्योंकि बर्नर आपने नीचे रखा हुआ है या गैस स्टोव नीचे है, तो देखो सबसे पहले जो आपके गर्म होना शुरू होंगे पार्टिकल्स, वो नीचे वाले पार्टिकल्स, जो नीचे मॉलिक्यूल्स है वाटर के, वो गर्म होना शुरू होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले नीचे वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गर्म होना शुरू होते हैं, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स घूम के जाते हैं ऊपर, क्लियर हो गया। अब घूम के जब ये ऊपर गए तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर के कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स ना, ठंडे ठंडे मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये नीचे आ जाते हैं, और ऊपर आ गए आपके कौन से, जो मॉलिक्यूल्स आपके हीट अप हो गए थे, यानी गर्म हो गए थे, ठीक है। ये साइकिल चलती रहती है। अब ये साइकिल क्यों चलती है, जरा इसका प्रिंसिपल भी सुनो। तुम्हें पता है कि भाई जो जब कोई भी गैस अगर हल्की हो जाती है, गर्म होती है तो हल्की हो जाती है, गैस अगर गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है। इसी तरह से जब इन्हें हीट मिल जाती है, जब इन पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को हीट मिल जाती है, तो ये मूव करके हल्के होके सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि सरफेस पे ठंडे मॉलिक्यूल्स थे, वो भाई भारी होके नीचे आ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं सरफेस पे यहां पर। अब क्या हुआ, गरम गरम मॉलिक्यूल्स, जो गर्मा गर्म मॉलिक्यूल्स से तुम्हारे, वो बारबेक्यू होके सरफेस पे आ गए सारे के सारे, ठीक है। तभी कई बार ना पानी को बॉईल होते हुए आराम ढंग से देखना, जरा ऐसे घूमते हैं उसमें बबल्स, ठीक है। तुम इसमें कुछ मिक्स कर दो ना, वैसे घूमता है गोल गोल। वो इसलिए घूमता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं गर्म होके, और ठंडे मॉलिक्यूल्स जो ऊपर है वो नीचे आ रहे होते हैं, और ये पागलपन चलता रहता है जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। अब जब आपके ये गर्म मॉलिक्यूल सरफेस पे बढ़ते ही जा रहे हैं, जब आपके गर्म मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए, तो क्या हुआ, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। दो तरह के फोर्स होते हैं, इंटर या इंटरमॉलिक्यूलर। मतलब बेटा इन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे आपस में चिपके हुए हैं ये, ठीक है। जब इनको हीट मिलती है ना, तो क्या होता है, हीट मिलने से ना ये ऐसे मूव करने लग जाते हैं, तेज तेज मूव करने लग जाते हैं। जब इन्हें हीट मिलती है, जब हम हीट बढ़ाते हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भैया बढ़ जाती है। बढ़ने से क्या होता है, ये फटाफट मूव करने लग जाते हैं, और आपस में जो उनका बॉन्ड था वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके, ठीक है। जैसे ये ब्रेक होना शुरू होता है, ये मॉलिक्यूल्स, ये गर्मा गर्म मॉलिक्यूल्स फिर क्या करते हैं, यहां से उड़ना शुरू कर देते हैं। ये भैया अब उड़ना शुरू कर देंगे यहां से, ये देखो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अब उड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये एक बार दोबारा से सम अप कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। जब आपको हीट देते हो उन मॉलिक्यूल्स को, हीट देने से क्या होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम हो जाता है। कम होने से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं, और ये सब कुछ कहां होता है, सरफेस पे, केवल सरफेस पे होता है, नीचे नहीं होता, सरफेस पे होता है। इसलिए इसको बोला जाता है सरफेस फिनोमेना, ठीक है। ये नीचे के मॉलिक्यूल्स तो इवेपोरेट नहीं हो रहे, ऊपर से हो रहे हैं सरफेस से, इसलिए इसे सरफेस फिनोमेना बोला जाता है। अब आते हैं क्या क्या फैक्टर्स इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं।
तो भाई सरफेस फिनोमेना के बाद हम देखेंगे कि भाई क्या क्या अफेक्ट करते हैं ऐसे फैक्टर्स, मतलब इवेपोरेशन कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, कभी धीरे सूखते हैं, ऐसा क्यों होता है बेसिकली। तो देखो भाई, सबसे पहला फैक्टर है इसका टेम्परेचर। आपका जितना ज़्यादा टेम्परेचर, ठीक है, आपका जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। कॉमन सेंस वाली बात है भाई, जितना गर्म, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। क्यों सूखते हैं बताया मैंने अभी, जितना आप टेम्परेचर दोगे, जितना हीट दोगे, उतना काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की, आपस में मूव करने शुरू कर जाते हैं वो ऐसे करके, ठीक है, बगल बगल में होते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं सारे के सारे एक साथ, सबको बीमारी लग जाती है, ठीक है, सबको दौरे लगते हैं, सब मूव करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बीच में जो इनके अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो वीक हो जाता है और वो उड़ जाते हैं वेपर बन के, ठीक है। दूसरा आपका है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। कभी तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बोला हो कि भाई चिंटू ये टी शर्ट छत में डाल के आ जा, तुमने ऐसे पकड़ी, फोल्ड करके छत में फेंक के आ गए गोला बना के, भाई 10 मिनट बाद आए वैसी की वैसी गीली है, 20 मिनट बाद आए वैसी की वैसी, आधे घंटे बाद वैसी की वैसी गीली, ठीक है। अब यहाँ पे आया मिंटू जो खाता है मिंटॉस, और मिंटॉस जिंदगी, उसने क्या किया भाई, जो टी शर्ट थी उसको फैला के डाला, पूरा फैला के डालने से क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया। जब चिंटू ने ऐसे इस तरह से टी शर्ट रखी थी, डाली थी क्रम्बल करके, तो भाई सरफेस एरिया कम है, यहाँ पर सरफेस एरिया कम है, मतलब कम जगह से पानी को निकलने की जगह मिल रही है, पानी को निकलने की जगह नहीं मिल रही है, और हीट ट्रैप होने के लिए भी एरिया नहीं मिल रहा। बट जहां चिंटू ने फैला के डाल दी पूरी टी शर्ट, ठीक है, हाँ टी शर्ट है ये, तो भैया इतने सारा एरिया मिल गया है पानी को इवेपोरेट होने के लिए। अब यहां से पूरे एरिया से, पूरे सरफेस से पानी इवेपोरेट होगा भर भर के, और टी शर्ट जल्दी सूखेगी। इसलिए कहते हैं जितना ज़्यादा आप कपड़े फैला के डालोगे उतना जल्दी सूखते हैं। तीसरा फैक्टर यहां पे आता है जो है आपका ह्यूमिडिटी। बेटा ह्यूमिडिटी का मतलब समझो पहले क्या होता है। ह्यूमिडिटी होता है आपका उमस। उमस मतलब, ये तो हिंदी में हो गया उमस, उमस मतलब होता है आपके आसपास की हवा में कितना वाटर कंटेंट है। मतलब ह्यूमिडिटी होता है एयर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर। अब लगा लो, ये आपने यहां पे टी शर्ट सुखाई थी, ठीक है, ये टी शर्ट है, ये लो, हाँ ठीक है, टी शर्ट है ये, ठीक है। अब इस टी शर्ट के अंदर ऑलरेडी पानी है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं टी शर्ट में, या वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपकी जो आसपास हवा है उसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि आज उमस बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई, वाटर के मॉलिक्यूल्स सूखेंगे नहीं जल्दी, वेपोराइज नहीं होंगे, कंसंट्रेशन बराबर है भाई, यहां भी पानी बाहर भी पानी, ठीक है। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है वाटर का, ठीक है, कपड़े में और आसपास की एयर में। अब दूसरा केस अगर मैं लूँ जहां पर मैंने टी शर्ट ली, ठीक है, टी शर्ट ले ली मैंने भाई, ठीक है, अच्छी है, बढ़िया, ये लो डिज़ाइन बन गया। अच्छा यहां पर क्या है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, ये रे टी शर्ट में सारे के सारे गीले हैं, मान लो टी शर्ट पूरी की पूरी, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, और आसपास की हवा जो है ना पूरी ड्राई है, यानी बहुत धूप है। तो क्या होगा, इनको आराम से ये इवेपोरेट हो जाएंगे सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आसपास वाटर कंसंट्रेशन कम है ना। तो वाटर क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, और ये वाटर मॉलिक्यूल सारे के सारे इवेपोरेट हो जाएंगे, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी ना, इवेपोरेशन उतना कम होगा। बिल्कुल सही, ठीक है, इवेपोरेशन उतना कम होगा आपका। अब चौथा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है आपका, यहां लिख लेते हैं बेटा, फोर्थ पॉइंट आप, विंड स्पीड। विंड स्पीड यानी हवा कितनी तेज चल रही है। देखो हवा तेज चलेगी, हवा तेज चलने से क्या होगा, वो अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स को कैरी करके ले जाएगी, ठीक है। यहां पे तुमने रख दी टी शर्ट अपनी, जितनी हवा तेज चलेगी, फड़फड़ाते हुए चलेगी, उतने सारे वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ कैरी करके ले जाएगी, ठीक है। तो ये वजह है, जितनी ज्यादा आपकी विंड स्पीड होगी,
इवेपोरेशन भी उतना ज्यादा होगा, इवेपोरेशन भी उतना ज्यादा होगा। तो ये चार फैक्टर्स है जो आपके इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन को कंट्रोल करते हैं या डिसाइड करते हैं कितना होगा। अब अगली बात आती है हमारी कूलिंग की। अब देखो, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, हाउ, कैसे, बताओ भाई। तो इसको डिस्कस करेंगे अब। तो देखो भाई, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब देखो बेसिकली होता क्या है, मान लो चिंटू आया, ठीक है, ये उसका बाइसेप गर्मी से आया। अब भाई ये चिंटू, ये खड़ा हो रखा है चिंटू भाई साहब, ठीक है, ये भाई जिम से आया है, बाइसेप बनाया, ठीक है, चलो बाइसेप बना के आया है एक ही हाथ से, ठीक है, ये चिंटू है। अब देखो चिंटू बेसिकली अब यहां पे हो क्या रहा है, बाइसेप बना के आया है जिम से, पसीने आ रहे हैं इनसे बहुत। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, इसकी स्किन पर इस तरह से होंगे, ठीक है, पूरी स्किन पर इसके वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, क्लियर, पसीने के ड्रॉपलेट्स हैं ये, ठीक है। अब होगा क्या, घर पे आते ही इसने पंखा ऑन किया और बैठ गया आराम से। बेटा पंखा ऑन करते ही क्या हुआ, विंड स्पीड बढ़ गई, ठीक है। विंड स्पीड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो हवा चलती हुई आई इस वाटर मॉलिक्यूल को उड़ा के ले गई, ठीक है। अब ये जब वाटर मॉलिक्यूल उसकी स्किन के ऊपर से इवेपोरेट हुआ ना, तो उसकी स्किन से वो हीट भी लेके चला गया। समझ आई बात। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये चिंटू की स्किन है, ठीक है, यहां पे वो वाटर मॉलिक्यूल बैठा हुआ था, फुंसी लग रही है, ये वाटर मॉलिक्यूल बैठा हुआ था, तो जब ये इवेपोरेट होके गया ना, तो इवेपोरेट होने के बाद अपने साथ ये हीट भी लेके चला गया, उसकी बॉडी से थोड़ी सी हीट लेके भी चला गया। अब क्योंकि यहां पर भाई हीट लेके चला गया, तो यहां पे ये जो एरिया होगा ना उसका, ये कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है, ये जो एरिया होगा। इसी तरह से जहां जहां पसीने आ रखे हैं उसे, वो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे, उसकी बॉडी से थोड़ी थोड़ी हीट लेके उड़ते रहेंगे और उसको ठंडा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं भाई कि फैक्टर्स अफेक्टिंग हो गया। तो हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा, ओके। अब अगला एग्जाम्पल हम करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। जैसे कभी हम एसीटोन देखा है, सैनिटाइजर ले लो, सैनिटाइजर कभी हम हाथ में रब करते हैं, कई बार ठंडा ठंडा लगता है, हमें रब करा हाथ में ठंडा ठंडा लगता है। होता क्या है, ध्यान से सुनो, एसीटोन का ना जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम, मतलब अब उसको हल्की सी भी हीट दो वो इवेपोरेट कर जाएगा, और जहां इवेपोरेशन होगा वहां पे कूलिंग होगी, ठीक है। तो इसलिए आप जब हैंड सैनिटाइजर को हाथों में लगाते हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, हाथों की हीट से ही वो इवेपोरेट हो जाता है, और जैसे ही इवेपोरेशन होता है वो कैसे क्या कॉज करेगा, कूलिंग। ये वजह है हमें ठंड लगती है, हमें हाथ ठंडा लगता है, मतलब हमारा। दूसरा एग्जाम्पल आएगा क्या, इसमें जो कूलर यूज करते हैं हम, गर्मियों में कूलर यूज करते हैं, देखा है? बहुत उमस कर देते हैं, ठीक है। ये कूलर होता है कुछ इस तरह, यहाँ पंखा लगा होता है, 3 पंखे, ठीक है, इसके इस तरफ को यहाँ पैड्स लगे होते हैं इसके, ठीक है, वाटर कूलर पैड्स होते हैं इस तरह से, यहाँ पे पैड्स लगे होते हैं, और इसमें से पानी निकल रहा होता है, नीचे को पानी गिर रहा होता है ऐसे करके, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली ये जो यहाँ पे घास के पैड्स होते हैं ना, उनमें से पानी नीचे आ रहा होता है। बाहर से जितनी ज्यादा हीट, जितना ज्यादा गर्मी होगी बाहर, जितना ज्यादा गर्मी होगी बाहर, उतना ज्यादा इस पानी में इवेपोरेशन होगा, जितना ज्यादा हीट होगी उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा इस पानी का, ठीक है। और जितना ज्यादा इवेपोरेशन उतना ज्यादा कूलिंग। तो भाई ये फंडा है तुम्हारा किसका, कूलर्स का, वाटर कूलर्स का फंडा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड हैं। जैसे कूलर का हो गया कि कूलर, डेजर्ट कूलर्स जो होते हैं वो हॉट, यानी जितने गर्म दिन होगा उतना ज़्यादा कूलिंग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा गर्म दिन उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन, उतनी ज़्यादा हीट मिलेगी, पानी उतना ज़्यादा इवेपोरेट होगा, और जब पानी इवेपोरेट होगा अपने साथ कूलर के सरफेस में से, उस घास के सरफेस में से हीट लेके जाएगा, और जब वो हीट निकाल के ले जाएगा तो भाई कूलर में ऑफ कोर्स क्या रह गई,
हीट कम हो गई तो वो ठंडा हो गया कूलर, और वही हम हवा हमें जो फैन होता है ये बाहर को फेंक देता है, ठीक है, हमारी तरफ बाहर को फेंक देता है, और हम यहाँ सोए पड़े रहते हैं, ठीक है। तो यहां से एक और एग्जाम्पल हमारा आता है कि भाई गर्मियों में हमें बहुत बार कहा जाता है कि वूलन के कपड़े मत पहनो, कॉटन के कपड़े पहनो। तो कॉटन के कपड़े बेसिकली करते क्या हैं, कॉटन जो होता है आपका COTTON, कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं आपके, वो स्वेट बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कोई भी कपड़ा, अगर ये कॉटन का कपड़ा होगा ना, तो ये स्वेट मेरी बॉडी में अगर स्वेट आ रहा है, पसीना आ रहा है, ये कपड़ा उस पसीने को एब्जॉर्ब करेगा, और जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा सरफेस के ऊपर से इवेपोरेशन होगा, क्योंकि हीट आ रही है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मेरी स्किन में पसीना होगा उतना ज़्यादा ये कॉटन एब्जॉर्ब करेगा। कॉटन एब्जॉर्ब बहुत अच्छा करता है स्वेट को, उतना ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करेगा और उतना अच्छे से वो पानी इवेपोरेट हो पाएगा और उतनी बढ़िया कूलिंग होती है। तो इसलिए कहते हैं भाई समर्स में कॉटन पहनो, बढ़िया रहता है। तो ये बेटा पूरा फंडा था हमारा इवेपोरेशन का। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, सो तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग द कंसेप्ट।